नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ललित चौहान और आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल ज़ीरो पे। दोस्तों, हम इंटीग्रल इक्वेशन के कुछ टॉपिक्स पढ़ चुके हैं। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, किसी भी कर्नेल के लिए उसकी इटरेटेड कर्नेल्स निकालना और रिजोल्वेंट कर्नेल्स फाइंड करना। ठीक है, तो हम क्या पढ़ेंगे, किसी भी दी हुई कर्नेल के लिए इटरेटेड कर्नेल फाइंड करना और रिजोल्वेंट कर्नेल्स फाइंड करना। अब ये क्या काम आएगी कि जो रिजोल्वेंट कर्नेल है वो इटरेटेड कर्नेल की हेल्प से फाइंड होगी, तो हमें पहले इटरेटेड फाइंड करना पड़ेगा, उसी के बाद रिजोल्वेंट फाइंड होगा, उसके बाद हम डायरेक्ट सॉल्यूशन निकाल सकते हैं फ्रेडहोल्म इंटीग्रल इक्वेशन के लिए। बाकी के लिए हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन फ़िलहाल हम फ्रेडहोल्म इंटीग्रल इक्वेशन की बात कर रहे हैं। तो इटरेटेड कर्नेल कैसे फाइंड करते हैं, उससे फिर रिजोल्वेंट कर्नेल कैसे फाइंड करते हैं, और फिर उससे फ्रेडहोल्म इंटीग्रल इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं, तो मैं ये आपको एग्जांपल के थ्रू बताऊंगा। बहुत इजी है, बस अगर आप प्रैक्टिस कर लोगे ना तो कोई भी सीख सकता है। ठीक है, तो इसमें करना क्या है कि एक आपको कर्नेल दी हुई है। ठीक है, इंटीग्रल इक्वेशन में जो लिमिट है वो दी हुई है, आपको फाइंड करनी है इटरेटेड कर्नेल्स। मतलब कैसे फाइंड करनी है, इसका पहला स्टेप क्या है कि जो आपको कर्नेल दी हुई है उसे K1 नाम दे दो। ठीक है, तो गिवन कर्नेल और K1 कर्नेल ये दोनों क्या हो जाएगी, e की पावर x प्लस t। अब हमें फाइंड करना है K2। K1 तो यही माना है। K2 फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है, देखो ध्यान से देखना, इंटीग्रेशन लिमिट 0 से 1। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे K, ये वाले, वैसे तो ये दोनों बराबर है लेकिन पहले हम ये लिखेंगे, अंदर वेरिएबल लिखेंगे XZ, फिर हम लिखेंगे K1, अंदर वेरिएबल लिखेंगे ZT और DZ के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करते हैं। ठीक है, तो अब देखो करना कैसे है, K2 निकालो तो सबसे पहले KZ लिखो, XT में XT की जगह लिख दो XZ, और XT K1 में लिख दो ZT, XZ ZT लिखो। देखो इससे फायदा हो जाएगा जब आप K2 फाइंड करोगे। अब XZ की वैल्यू क्या है, देखो KXT क्या है, e की पावर x प्लस टी, तो आप t को z से रिप्लेस कर दो, x प्लस z आ गया, मल्टीप्लाई K1, ये K1 है, इसमें चाहिए ZT, तो अब x की जगह क्या लिख दो, z लिख दो, और dz के रिस्पेक्ट में देखो इंटीग्रेशन dz के रिस्पेक्ट में करना है, dz के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर दो, तो देखो इसकी पावर को सेपरेट कर लो, e की पावर t dz, e की पावर x और t ये तो बाहर आ जाएंगे, e की पावर x मल्टीप्लाई e की पावर t, 0 to 1, ये इंटीग्रेशन हो जाएगा e की पावर z प्लस z। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, e की पावर 2z, z के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे, ये जुड़ जाएंगे बाहर, e की पावर x प्लस t, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो e की पावर 2z ओवर 2 लिमिट 0 to 1, e की पावर x प्लस t अपर लिमिट e की पावर 2 अपॉन 2 माइनस लोअर लिमिट e की पावर 0 अपॉन 2। K2 फाइंड कर लेंगे, e की पावर ये t है x प्लस टी, अपर लिमिट हो जाएगी ई स्क्वायर अपॉन 2, अपर लिमिट से हो जाएगा ई स्क्वायर अपॉन 2 और लोअर लिमिट से हो जाएगा 1 अपॉन 2। इनका एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर लेते हैं, सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो ये आ जाएगा ए की पावर 2 माइनस 1, ये K2 आ गया। K1 हमने जो दिया था उसी को मान लिया, K2 ये मान लिया। अब K3, अब देखो K3 का फॉर्मूला क्या होगा, वही इंटीग्रेशन साइन, ये K है ना, ये जो K ये हमेशा यहीं रहेगा। ठीक है, ये कहीं नहीं जाने वाला, KZ। अब आप K2 फाइंड कर रहे थे तो उससे एक कम K1 लिख रहे थे, आप K3 फाइंड कर रहे हो तो उससे एक कम K2 लिखोगे, ZT और DZ के रिस्पेक्ट में क्या कर दोगे आप, इंटीग्रेशन कर दो। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, इसी को K1 मान लेना है, फिर K2 का ये फॉर्मूला, K2 फाइंड करो तो उससे एक कम K1 यहाँ रखना है, यहाँ K3 फाइंड करें तो इससे एक कम K2 यहाँ रखना है।
इसको जस्ट सोल्व करना है। के एक्स टी में एक्स जेड रख दो, मतलब टी को जेड से रिप्लेस कर दो। के टू में ये के टू है, ये है के टू, ठीक है। इसमें एक्स की जगह जेड रख दो, तो सबसे पहले तो यहाँ रख दो, बस यही है। और ये तो कांस्टेंट है, ये तो इंटीग्रेशन से बाहर चले जाएगी वैल्यू, ठीक है। अब इसका कर देंगे हम इंटीग्रेशन, ठीक है। तो क्या करेंगे, वही ई की पावर एक्स और टी, तो वो तो बाहर आ जाएगा। देखो यहाँ क्या आ जाएगा, ए की पावर एक्स प्लस टी, एक तो ये बाहर आ जाएगा, ये कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा, ई स्क्वायर माइनस 1/2। अंदर क्या बच गया, ई की पावर 2z dz। देखो इंटीग्रेशन तो वापस उसी का हो रहा है, ये इंटीग्रेशन यहाँ हो रहा है, और तो कुछ नहीं हो रहा ना। अब इसका इंटीग्रेशन कितना आएगा, ये हम पीछे निकाल चुके हैं, ये आएगा ये इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा। तो इसका इंटीग्रेशन आएगा, ये देखो जो बाहर लिखा हुआ है वो तो हम लिख लेते हैं। इसका इंटीग्रेशन आएगा ई स्क्वायर माइनस 1/2, ये 2 टाइम्स हो गया। तो अब हम इसको लिख देंगे कि 3 क्या हो गया, ई की पावर एक्स प्लस टी ई स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। अब देखो, अब क्या है, आपने जो भी K1 K2 और ये सब जो फाइंड किया है ना, इसमें हमें रिकर्सिव रिलेशन निकालना है, मतलब इसको जनरल फॉर्म में लिखना है। K2 K3 K4 ये फाइंड करके हमें Kn बनाना है। अब Kn कैसे बनाएंगे, देखो K1 हमारे पास क्या था, e की पावर एक्स प्लस टी। K2 हमें क्या मिल गया, e की पावर एक्स प्लस टी ई स्क्वायर माइनस 1/2, ये मिल गया। K3 हमें क्या मिल गया, e की पावर एक्स प्लस टी ई स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। तो देखो जब 2 था तब यहाँ पे पावर 1 है, 3 है तो पावर 2 है, तो अब जो K4 निकालोगे ना वही आ जाएगा। तो हमें इटरेटेड कर्नेल के लिए Kn फाइंड करना होता है, सॉरी 3 आ जाएगा। तो इस पर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, देखो ये तो सभी में आ रहा है, इस पर फ़र्क पड़ रहा है, जितना यहाँ पे है उससे एक कम वैल्यू है। तो मैं Kn फाइंड करना चाहता हूँ, तो Kn क्या आ गया, e की पावर एक्स प्लस टी ई स्क्वायर माइनस 1/2 की पावर n, ठीक है। इतना समझ में आ गया। पहले आपको क्या करना है, K1 फाइंड करना है, K2 फाइंड करना है, K3 फाइंड करना है। फिर आपको ऐसे लगे ना कि एक सीक्वेंस से बनती जा रही है, मतलब K1 रखने पर ये मिल रहा है, K2 रखने पर ये मिल रहा है, K3 रखने पर ये मिल रहा है, K4 से ये मिल रहा है, तो हम Kn का रिलेशन निकाल सकते हैं। हमें मेन करना क्या है, Kn का रिलेशन निकालना है। इसी की हेल्प से ये कहलाती हैं इटरेटेड कर्नेल्स। अब इस Kn की हेल्प से हमें फाइंड होगी रिजोल्वेंट कर्नेल, ठीक है, वो हम फाइंड करेंगे। लेकिन यहाँ तक आपको समझ में आ गया, इजी सही है, ठीक है। अब रिजोल्वेंट कर्नेल, अब देखो यहाँ पे n की वैल्यू क्या है, n कहाँ से है, देखो सॉरी यहाँ पे n-1, जितना यहाँ पे उससे एक कम, जल्दबाजी कर रहा हूँ, जितना यहाँ पे उससे एक कम। तो n की वैल्यू कहाँ से शुरू हो रही है, देखो यहाँ पे भी टर्म है लेकिन उसकी पावर कितनी है, 0। तो आप जैसे ही n की वैल्यू 1 रखोगे तो यहाँ कितना आना चाहिए, 0। यहाँ आ रहा है क्या, तो n की वैल्यू 1 रखी तो यहाँ 0 आ गया, यहाँ 1 आ गया, तो ये अपना सही बन गया 1 2 3 से लेके आगे तक, ठीक है। ये इटरेटेड कर्नेल्स फाइंड हो गए। अब हम फाइंड करेंगे रिजोल्वेंट कर्नेल, ठीक है। अब रिजोल्वेंट कर्नेल फाइंड करने का एक फॉर्मूला है, एक ही सा फॉर्मूला है। सबसे पहले रिजोल्वेंट कर्नेल को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, रिजोल्वेंट कर्नेल इन वेरिएबल एक्स टी, कर्नेल एक्स टी में तो होती है, विथ आइगन वैल्यू लैम्डा, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला होता है समेशन n का समेशन, कहाँ से, 1 से लेके इनफाइनाइट, ये 1 है ना, तो 1 से लेके इनफाइनाइट लैम्डा की पावर n-1 Kn(x) t, ये लो, ये इतना सा फॉर्मूला होता है रिजोल्वेंट कर्नेल फाइंड करने का। क्या है, समेशन n की वैल्यू 1 से इन्फिनिटी, समेशन कहाँ पे, n पे है, फिर लैम्डा की पावर n-1 मल्टीप्लाई कर्नेल इटरेटेड कर्नेल्स, जनरल वाली nth टर्म वाली इटरेटेड कर्नेल, वैल्यू पुट कर देंगे हम। समेशन है n = 1 to इन्फिनिटी, ये फॉर्मूला है, ठीक है, याद रखना इसको, हमेशा ये यूज़ करना है रिजोल्वेंट कर्नेल में। तो लैम्डा की तो कोई वैल्यू है नहीं हमारे पास, इसकी है तो इसकी ये रख देंगे, e⁻x + t
ई स्क्वायर माइनस 1/2 की पावर n माइनस 1। अब देखो ये जो समेशन है वो किस पे लगा हुआ है, n पे। इसमें n है, ठीक है। इस टर्म में कहीं पे n है क्या, नहीं है। नहीं है तो इस टर्म को मैं समेशन से बाहर लिख सकता हूँ, ठीक। मैं सिर्फ उन्हीं टर्म को समेशन से बाहर लिख सकता हूँ जिन पे n नहीं है। और n ही क्यों देख रहे हैं हम, क्योंकि समेशन किस पे वेरी कर रहा है, n पे वेरी कर रहा है। ये इंटीग्रेशन की तरह ही होता है। अंदर क्या बच गया, लेमडा n माइनस 1 ई स्क्वायर माइनस 1/2 की पावर n माइनस 1। या फिर हम इसे क्या लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं रिजोल्वेंट कर्नल e की पावर x प्लस टी, ये तो बाहर आ गया, समेशन लेमडा ई स्क्वायर माइनस 1/2। अब क्योंकि इसकी पूरी की पावर n माइनस 1 है ना, तो इनको साथ में लिख सकते हैं। देखो दोनों की पावर n माइनस 1 है, तो पावर बाहर n माइनस 1 लगा दी, n की वैल्यू 1 to ∞। अब इसको सोल्व कैसे करेंगे, देखो इसको सोल्व करेंगे हम, इसको पूरे को ओपन कर देंगे, इसको, ये सीरीज है। अब देखो इस सीरीज में क्या है, n की वैल्यू सबसे पहले 1 रखूंगा मैं, जैसे 1 रखूंगा ये हो जाएगा 0। तो किसी भी चीज़ की पावर 0 करते हैं तो 1 आता है, हमेशा नहीं आता। किसी भी नॉन नेगेटिव चीज़ की पावर 1 करते हैं, वो ग्रुप फील्ड में फिर वो चीज़ें अलग हो जाती है। लेकिन जैसे हम नॉर्मली 10th क्लास में देखते हैं उसके हिसाब से देखो, ठीक है। तो किसी पॉजिटिव वैल्यू की या नेगेटिव वैल्यू जो भी है उसकी पावर 0 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 प्लस। समेशन का मतलब प्लस ही तो होता है, n की वैल्यू 1 रखो फिर प्लस लगा दो, n की वैल्यू रखते जाओ। अब हम n की वैल्यू रखेंगे 2, तो जैसे 2 रखेंगे यहाँ कितनी हो जाएगी, 1, तो ये आ जाएगा हमारे पास। फिर n की वैल्यू हम रखेंगे 3, तो 3 रखते हैं, कितना हो जाएगा 2, सॉरी पूरे का होल स्क्वायर। ऐसे आगे आगे चलता जाएगा। अब ये सीरीज आप बता सकते हो क्या कौन सी बनी है, ठीक है। ये एक स्पेशल टाइप की सीरीज बनी है, आप लोगों ने पढ़ रखी है सबने, तो बता सकता है। ये बन रही है ज्योमेट्रिक, है ना, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक सीरीज बन रही है इसमें। तो ज्योमेट्रिक सीरीज में क्या होता है आपको बताता हूँ मैं। ज्योमेट्रिक सीरीज कैसे बनती है, पहले कोई नंबर ले लिया, उसको किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके उसमें मान लो r से मल्टीप्लाई कर दिया, इसमें जोड़ दिया, फिर इस नंबर को फिर से r से मल्टीप्लाई करके इसमें जोड़ दिया, फिर इस नंबर को फिर से r से मल्टीप्लाई करके इसमें जोड़ दिया। ये होती है ज्योमेट्रिक सीरीज, ठीक है। अब इस ज्योमेट्रिक सीरीज को पता कैसे चलता है कि ज्योमेट्रिक सीरीज है, कैसे करते हैं, कोई भी 2 टर्म ले लो, लगातार 2 टर्म ले लो, आगे वाली टर्म में पीछे वाली टर्म का डिवाइड करो। तो इसमें देखो मैं इसमें डिवाइड करता हूँ इसका, तो ये कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे कितना बच गया r। फिर इन 2 को लेके आगे वाले टर्म्स में पीछे वाली टर्म का डिवाइड करो, ठीक है, फिर से r बच गया। तो ये एक हर बार एक सेम नंबर आपके पास बच जाएगा, मतलब उसका भागफल आ जाएगा, क्वोशिएंट आ जाएगा। ये होता है कॉमन रेशियो, ठीक है। ज्योमेट्रिक सीरीज के लिए इसको कॉमन रेशियो बोलते हैं या मल्टीप्लिकेटिव रेशियो बोलते हैं। तो ये आपको मिल जाएगा वहाँ से, तब आपको पता चल जाएगा ये सीरीज़ कैसी है, ज्योमेट्रिक सीरीज है। अब इसमें देखो, इसमें मैं इन 2 टर्म का चेक करता हूँ, तो इसमें इसका डिवाइड देता हूँ, तो 2 का होल स्क्वायर, इसमें डिवाइड करूँगा लेमडा ई स्क्वायर माइनस 1/2। जैसे स्क्वायर हटाऊँगा तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, तो 2 से स्क्वायर कट गया 1 टाइम, लेमडा से लेमडा कट गया 1 टाइम बच गया, और ये 1 टाइम बच गया। तो ऊपर बचा क्या, लेमडा ई स्क्वायर माइनस 1/2। अब मैं इसमें इसका भाग दूंगा तब भी यही बच जाएगा, मतलब ये कौन सी सीरीज बन गई, ज्योमेट्रिक सीरीज बन गई, ठीक है। अब इस ज्योमेट्रिक सीरीज का, अब ये ज्योमेट्रिक सीरीज कहाँ तक जाती है, इनफाइनाइट तक। क्यों, n की वैल्यू इनफाइनाइट है। अब इस ज्योमेट्रिक सीरीज का सम कैसे करते हैं, तो देखो यदि कोई इनफाइनाइट सीरीज हो ज्योमेट्रिक सीरीज, तो उसका इनफाइनाइट सीरीज का सम करने का फॉर्मूला होता है सम का 1/1 माइनस r, ठीक है। ये जो आप रेशियो निकालते हो ना, वो 1/1 माइनस r। लेकिन इसकी वैल्यू हमेशा में मिल जाए ये जरूरी नहीं है, मतलब ये कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है वैसे। लेकिन यदि इसकी मोड ऑफ r लेस देन 1 है, तब ये सीरीज क्या हो जाएगी, ये वाली सीरीज
कन्वर्जेंट हो जाएगी, फिर हमें इसकी वैल्यू मिल जाएगी। तो हमें यहाँ पर यदि हम इस सीरीज़ का सम निकालते हैं तो ये जो आर मिला है, आर क्या मिला है, ये क्या होना चाहिए, इसका मोड लेस देन कितना होना चाहिए, 1, तभी हमें इस सीरीज़ का सम मिलेगा। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि 1 है, तभी हम सम निकाल सकते हैं। सम का फॉर्मूला ये है इनफाइनाइट GM, ठीक है, इनफाइनाइट GM का सम। तो ये होता है 1/1 माइनस आर, यहाँ से आर मैंने आपको निकाल कर बता ही दिया। तो इस इतनी सीरीज़ का सम क्या आ जाएगा, ये तो ऐसे पढ़ा है, सम आ जाएगा 1/1 माइनस आर ये निकला, लेमडा E² माइनस 1/2, ये आ गया इसका सम। ठीक है, लेकिन ये सम वैलिड कब है, जब ये लेस देन 1 हो। क्या लेस देन 1 हो, लेमडा E² माइनस 1/2 लेस देन 1, ये लेस देन 1 होगा ना, तब ये सीरीज जो है ना ये कन्वर्जेंट होगी, और आपको पता है कन्वर्जेंट होगी तो हमें एक फाइनाइट वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, वरना हमें कोई फाइनाइट वैल्यू नहीं मिलेगी, सम की इनफाइनाइट भी मिल जाएगी। लेकिन यदि हमने इस कॉमन रेशियो को, मल्टीप्लिकेटिव रेशियो या जो भी है, इसका मोड लेस देन 1 रह गया, तब हमें ये कन्वर्जेंट ही मिलेगी हमेशा। ठीक है, तो रिजॉल्वेंट कर्नेल हमने फाइंड कर ली, इसको हम क्या कर लेंगे, अभी सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, ये इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, इसका सम मैंने आपको बता दिया, ऐसे निकालेंगे तो आप मोड लेस देन 1 करके, कन्वर्जेंट के लिए ये कंडीशन होती है। ठीक है, तो हम अभी इसको सॉल्व कर लेंगे, लेकिन ये वैलिड कब होगा, जब ये लेस देन 1 है। ठीक है, अभी इसको सॉल्व भी करेंगे कि लेमडा पे कंडीशन क्या आ रही है। कई बार क्या होता है, लेमडा पे कंडीशन पूछ लेता है। ये रिजॉल्वेंट कर्नेल तो आ गया, देखो इसको सॉल्व कर लो, कैसे, एलसीएम ले लो यहाँ पे, 2 माइनस लेमडा E² माइनस 1, ये रिजॉल्वेंट कर्नेल आपका फाइंड हो गया, वेयर ये 1 से कम है। तब मैं मोड लेमडा की वैल्यू निकालूंगा, इसको मोड दूंगा तो ये तो पॉजिटिव ही है, तो 12 आ जाएगा। E² 1 से बड़ा होता है, तो उसमें से 1 माइनस करेंगे तब ये भी पॉजिटिव रह जाएगा। तो यहाँ से लेमडा की जो वैल्यू है, मोड लेमडा की वैल्यू, वो लेस देन, अब ये 2 उधर जाके ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, नीचे डिवाइड में आ जाएगा। तो ये लेमडा की कंडीशन आ गई, जब रिजॉल्वेंट कर्नेल फाइंड हम कर पाएंगे, वरना हम नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना, तो ये जीपी होती है, ज्योमेट्रिक सीरीज, सॉरी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, और ये ज्योमेट्रिक सीरीज होती है इनफाइनाइट की, इसमें कॉमन रेशियो है, मल्टीप्लिकेटिव रेशियो। इनफाइनाइट सीरीज का सम ऐसे करते हैं। ठीक है, और जीपी मान लो, इनफाइनाइट जीपी का सम ऐसे करते हैं, और ये सम तभी निकलेगा जब ये कन्वर्जेंट होगा ये सम, वरना इनफाइनाइट भी आ सकती है इसकी वैल्यू। तो हमें इनफाइनाइट नहीं चाहिए, हमें फाइनाइट वैल्यू चाहिए, उसके लिए हमें कन्वर्जेंट कराना पड़ेगा। कन्वर्जेंट के लिए ये मोड लेस देन 1 होना चाहिए, तो वहाँ से हमें ये रिजॉल्वेंट कर्नेल मिल गया। अब हम रिजॉल्वेंट कर्नेल की हेल्प से, रिजॉल्वेंट कर्नेल मिल गई, कब मिलेगी, जब ये कंडीशन फुलफिल हो, वरना नहीं मिलेगी। ठीक है, अब हम रिजॉल्वेंट कर्नेल की हेल्प से किसी भी फ्रेडहोल्म इंटीग्रल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। ठीक है, वो बाद में देखेंगे, एक एग्जांपल और देखते हैं रिजॉल्वेंट कर्नेल फाइंड करने का। ठीक है, फिर उसके बाद हम आराम से फ्रेडहोल्म इंटीग्रल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, उसका भी एक फॉर्मूला होता है। तो मैं आपको एक कर्नेल देता हूँ, मैं आपको इस वीडियो में ना प्रैक्टिस सेट दे दूंगा, तो आप उससे कर्नेल, रिजॉल्वेंट कर्नेल फाइंड करके देखना। देखो, डायरेक्ट नहीं लिखते, लिमिट में लिख के देता हूँ, KXT, कर्नेल क्या दे रखी है, x मल्टीप्लाई टी, ए की वैल्यू दे रखी है 0, बी की वैल्यू दे रखी है π/2। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, जो K1 है वो KXT को ही K1 मान लेंगे। अब जो K2 है, K2 का फॉर्मूला क्या है, इंटीग्रेशन, उसकी लिमिट, फिर KXZ K1ZT dz, इसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे। KXZ क्या हो जाएगा, T की जगह Z रख दो, X, अब क्योंकि ये तो दोनों देखो सेम ही मान ली, K1 और KZ दोनों इक्वल है, तो KZ फिर Z मल्टीप्लाई में ZT dz, XT तो बाहर आ जाएगा, π/2, अंदर बच गया Z² dz,
और इसका कर देंगे हम इंटीग्रेशन z³ / 3 0 to π/2 xt π/2 का होल क्यूब अपॉन 3। तो 3 का भी होल क्यूब हो जाएगा, है ना। सॉरी 3 का नहीं होगा क्योंकि 3 तो 12 आ गया ना, क्योंकि ये जो लिमिट है वो तो जेड में रखेंगे ना। 3 का होल क्यूब कैसे, ये तो 12 आ जाएगा, कांस्टेंट है। तो xt/3 π/2 का होल क्यूब, यह आ गया k2। k3 कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे kz, तो वो तो हो जाएगा hz। फिर लिखेंगे k2, ये k2 है, इसमें x की जगह z लिख देंगे, zt/3 π/2 का होल क्यूब। सारी कांस्टेंट्स वैल्यू बाहर आ जाएगी, इंटीग्रेशन हो जाएगा 0 से π/2 z² dz। अब z² का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ये देखो, ये जो इंटीग्रेशन है वो यही है जो मैंने यहाँ फाइंड किया है। तो इसकी वैल्यू कितनी आती है, ये आती है अपॉन में तो 3 और π/2 की पावर 3। तो ये जो बाहर है वो तो लिख देते हैं xt/3 π/2 की पावर 3। इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 1/3 π/2 की पावर 3। ये हो जाएगा xt/9 π/2 की पावर 6। ठीक है, ये हो जाएगा। अब ये क्या आ गया, x3 आ गया। ठीक है, x1 क्या था xt, x2 में क्या था xt के साथ है, यहाँ पे 2 था तो यहाँ पे 3 आ गया, और एक ये 3 और एक्स्ट्रा में। ठीक है, फिर यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 3 की पावर 2 मान लो, 3 की पावर 2 आ गई, और यहाँ पे π/2 की पावर आ गई 6। ठीक है, अब हम इसमें nth टर्म फाइंड करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कौन सा फॉर्मूला क्या बन रही है इसमें nth टर्म। तो देखो nth टर्म क्या करते हैं, इसको मैं ऐसे लिख लूँ, xt 1/3 π/2 की पावर 3 इसकी पावर 1। देखो ये तो इंटीग्रेशन वाला पार्ट ही है पूरा। k3 को लिख लेता हूँ xt 1/3 π/2 की पावर 3 की पावर 2। देखो क्यों, जब पावर 2 देंगे तो यहाँ पे इसकी पावर 2 है, इसकी भी पावर 2 है, तो इसकी पावर 6 हो गई, तो इसकी पावर 2 से 9 हो गई, और ये 1/2 पावर। तो मैं यहाँ से kn लिख सकता हूँ। आप जैसे चाहो ना वैसे nth टर्म बना लो, लेकिन वहाँ पे n = 1 रखने पर ये मिलना चाहिए आपको। क्या मिलना चाहिए, xt। n = 2 रखने पर आपको ये मिलना चाहिए, और n = 3 रखने पर ये मिलना चाहिए। अब जैसे अगर मैं इसको 2n बना देता तो n = 3 से 6 तो मिल जाता, लेकिन n = 1 से 3 नहीं मिलता, है ना। तो वो नहीं बन रहा था, लेकिन ये सही बन रहा है, ये आपको प्रैक्टिस से आ जाएगा। ठीक है, तो अब हमें क्या मिल गया, इसकी nth टर्म क्या मिल गई, xt 1/3 π/2 की पावर 3 की पावर n-1। n-1 क्यों लिखी, क्योंकि 2 में यहाँ पे 1 पावर मिल रही है, 3 में 2 पावर मिल रही है, एक कम पावर मिल रही है। तो ये मिल गई आपको इटरेटेड कर्नेल। यहाँ से हम फाइंड करेंगे रिजोल्वेंट कर्नेल। ठीक है, तो रिजोल्वेंट कर्नेल का फॉर्मूला क्या था, समेशन n = 1 to ∞ लैम्डा की पावर n-1 kn/xt। तो पुट कर देंगे xt 1/3 π/2 3 की पावर n-1। ठीक है, चलो ये पुट कर दिया। अब n यहाँ पे तो है नहीं, तो ये तो बाहर आ जाएगा समेशन से, अंदर बच गया एक ही। अब हम n की वैल्यू रखेंगे, इस समेशन को ओपन करेंगे। n की वैल्यू 1 रखी तो आ गया 1/3 n की वैल्यू 1 रखते तो 0 हो गया, तो 0 किसी की पावर 0 की तो 1 आ गया। फिर 1 रखेंगे तो, फिर 2 रखेंगे तो, देखो यहाँ से भी आपको पता चल रहा है ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है या ज्योमेट्रिक सीरीज है। इसके लिए हम r आप बता सकते हो क्या होगा, दिख रहा है r क्या होगा, ये इसके लिए हो जाएगा r। तो इस इनफाइनाइट सीरीज का सम कितना हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में 1/1 माइनस, सॉरी लैम्डा कहाँ रह गया, लैम्डा नहीं लिखा ना,
लेमडा इसके साथ साथ चलेगा। जैसे लेमडा 1 रखा तो यहाँ तो 0 हो गया, और 2 रखा तो यहाँ पे लेमडा की पावर 1, यहाँ पे लेमडा की पावर 2, तो यहाँ पे आ गया लेमडा। आज थोड़ी जल्दबाजी कर रहा हूँ। तो ये लेमडा हो गया, ये आ गया, तो यहाँ से क्या होगा, लेमडा अपॉन 3 पाई अपॉन 2 की पावर 3। ये आर है, और इसकी वैल्यू, इस इनफाइनाइट सीरीज की वैल्यू निकलने के लिए ये जो आर है इसका मोड लेस देन इक्वल्स टू 1 होना चाहिए, वरना ये कन्वर्जेंट नहीं होगा और इस टर्म की वैल्यू फाइनाइट नहीं आएगी। क्या पता इनफाइनाइट आ जाए या ऑसिलेटिंग आ जाए, वो डिपेंड करता है सीक्वेंस कन्वर्जेंट, सॉरी सीरीज कन्वर्जेंट हो रही है डाइवर्जेंट। यहाँ से हम, तो ये तो आ गया रिजोल्वेंट करने, यहाँ से हम लेमडा की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो मोड लेमडा अपॉन 3, और ये भी पॉजिटिव है तो इससे भी लेमडा की जरूरत नहीं पड़ती, सॉरी मोड की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ से मोड z आ जाएगा 3 अपॉन पाई अपॉन 2 की पावर 3, और यहाँ से रिजोल्वेंट करने ला जाएगा xt, और अब इसको सोल्व कर लो, है ना, इसको सोल्व करके आप लिख लो, आ जाएगी वैल्यू। तो देखो इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3 और 8 24 माइनस लेमडा क्यूब, 24 माइनस लेमडा पाई क्यूब, और 24 ऊपर चला गया और एक xt पहले से ऊपर है, ये आ गया आपका रिजोल्वेंट कर्नेल। ठीक है, तो कुछ नहीं करना, सबसे पहले इटरेटेड कर्नेल्स फाइंड करनी है। रिजोल्वेंट कर्नेल का फॉर्मूला क्या होता है, समेशन ऑफ n इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी लेमडा की पावर n माइनस 1 के एन xt, और यहाँ पर आपको एक ज्योमेट्रिक सीरीज मिल जाएगी, इनफाइनाइट सीरीज, उसका सम होता है 1 माइनस 1 अपॉन r, ये कॉमन रेशियो, ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव रेशियो, 2-3 नाम होते हैं, आपने जो भी सुना है। तो वहाँ से हम इनफाइनाइट सीरीज का सम निकाल लेंगे, और ये तभी निकलेगा जब मोड ऑफ r लेस देन इक्वल्स टू 1, वरना वो या तो डाइवर्जेंट हो जाएगा, मतलब उसकी वैल्यू इनफाइनाइट आ जाएगी इस पूरी की, या फिर ऑसिलेटिंग भी हो सकती है, वो उस पर आप उसमें पढ़ लेना सीरीज़ में। लेकिन यहाँ पे जितनी ज़रूरत है मैंने आपको बता दिया, यहाँ से हम लेमडा की वैल्यू फाइंड कर नहीं सकते। तो ये है रिजोल्वेंट कर्नेल ऑन दिस कंडीशन, इस कंडीशन पे ही निकलेगी ये, वरना नहीं निकलेगी। ठीक है, तो अभी इस वीडियो में काफ़ी जल्दबाजी में बनाया मैंने, तो कुछ एक दो चीज़ें जल्दबाजी में गलत हो रही है, लेकिन है इजी, तो आप करो। मैं आपको प्रैक्टिस सेट दे रहा हूँ, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डाउनलोड कर लो वहाँ से, और कुछ क्वेश्चंस हैं उनको करो, कर्नेल और रिजोल्वेंट कर्नेल फाइंड करो, फिर वहाँ से हम फ्रेडहोल्म इंटीग्रल इक्वेशन इजीली फाइंड कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ कर्नेल्स हैं स्पेशल तो क्या है, मतलब उनको थोड़ा सा इतनी इजी नहीं निकलती वो, तो मैं अलग सी वीडियो बनाऊंगा अगले वीडियो में, तो वो स्पेशल वाले जो भी कर्नेल है उनसे इटरेटेड कर्नेल, रिजोल्वेंट कर्नेल निकालना बताऊंगा, और फिर साथ में ही सॉल्यूशन बताऊंगा, और आपका ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो जुड़े रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।